बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? काफ़ी वक्त के बाद फिर हम दोबारा अपना लेक्चर, अपनी स्टडी को रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में आपको पता होगा थोड़ा सा आपने सेंटर्स के स्टार्ट होने की ख़बर सुनी थी, फिर सेंटर स्टार्ट हुए, कुछ काम आपका हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि वो फिर हमें दोबारा ऑनलाइन पे जाना पड़ा। तो लिहाजा हम अब उसी मतलब सिलसिले से जहाँ से आपका कांटेक्ट चल रहा था, जहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे, हम वहीं से अब दोबारा रिकनेक्ट हो रहे हैं और आपके टॉपिक्स जो हैं रूटीन में जैसे चल रहे थे वैसे ही मैं आपको बाकी टॉपिक्स बेटा आपको भेजता रहूँगा और आपने इसको देखना भी है, अच्छे तरीके से स्टडी भी करना है। और आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कोई अगर गलती, कोई उसमें एरर, कोई आप फील करते हैं कि कोई चीज़ कम है, कमी है, तो वो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको कोशिश करूँगा इम्प्रूव करूँ। तो आपने चैप्टर नंबर 2 तक तो कंप्लीट कर लिया है, गैसेस को भी कंप्लीट किया आपने, सारे टॉपिक आपने कंप्लीट किए, लिक्विड के भी आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, जो हम हमारे रिड्यूस सिलेबस में थे, जो उन्होंने ओमिट कर दिए थे, वो भी हमें जो लगे कि हमारे लिए ज़रूरी हैं वो हमने कर लिए थे। तो आज आप नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर
ठीक है। तो अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम जो मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, और वर्ड एटम फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि एटम के बेसिक मतलब एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे जिनके ज़रिए हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो हम इसी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चले, तो अब हम बच्चों अपने इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करते हैं वर्ड एटम से। आपको पता है वर्ड एटम कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, या एटम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं आप लोग, मतलब क्या है इसका एटम का। तो यहीं से अगर आप बुक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में ही आप पढ़ेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल कबल पहले एक रोमन फलसफी था डेमोक्राइटस, उसने फर्स्ट टाइम एटम का कंसेप्ट दिया और उसने कहा कि मादे को, मैटर को आप तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, फाइनली आप एक जर्रे को हासिल करेंगे, जिस जर्रे को अगर आप फर्दर तोड़ना चाहेंगे, ब्रेक करना चाहेंगे तो वो नहीं टूटेगा, और इस जर्रे को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एटम। तो डेमोक्राइटस पहला मतलब आप कह सकते हैं साइंटिस्ट तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंटिस्ट इसको कह सकते हैं, लेकिन वो फलसफी था। खैर, उसने ये कंसेप्ट दे दिया कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल यानी मादे का सबसे छोटा जर्रा है, इसको एटम कहते हैं, या फिर मादे का सबसे छोटा नाकाबिले तकसीम जर्रा है, जिसको आप एटम कहते हैं। ठीक 250 साल इसके बाद, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से 250 साल पहले, एक और रोमन क्या था, पोएट था, उसने लियोकीफोस ने भी एटम के बारे में यही कंसेप्ट दिया कि अगर आप मैटर को तोड़ते जाएं तो फाइनली आप एक जर्रा हासिल करेंगे, जिसको आप फर्दर अगर तोड़ना चाहें तो उसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसी जर्रे को इसने लियोकीफोस ने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। तो ये पहला मतलब पहले दो साइंटिस्ट कह लें, वैसे तो फलसफी थे, इन्होंने एटम का तस्वुर, वर्ड एटम यूज किया। मैं आपको बाद में बताता हूं इसका लैंग्वेज में मतलब क्या है। और यही थ्योरी यानी दिस कंसेप्ट, याद रखिएगा, दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट चलता रहा। दिस कंसेप्ट वॉज ऑल्सो, किसने कंफर्म्ड, इसको और कंफर्म किया, मुकम्मल किया, कंफर्म्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने भी इसी थ्योरी को अपना थ्योरी का बेसिक पॉइंट माना, कंफर्म किया। इसने कहा दिस पॉइंट वाज वैलिड, यानी जॉन डाल्टन ने भी इस चीज को कंफर्म किया। ही ऑल्सो स्टेटेड, यानी इसने भी यही बयान दिया दैट, बाकी बातें इसकी थ्योरी की हैं, बहुत ज्यादा हैं, दैट एन एटम इज एन इनडिविजिबल, एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है, ना काबिले तकसीम जर्रा है, ये तकसीम नहीं हो सकता। आप देखें जॉन डाल्टन का कंसेप्ट भी वही रहा जो किसका था, लियोकीफोस का था या डेमोक्राइटस का था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस वर्ड को, इसके बाद फिर आगे थ्योरीज आती हैं। ये 1800 तक यही कंसेप्ट चलता रहा, यानी जॉन डाल्टन के नजदीक भी एटम इनडिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है, आप कहेंगे एन एटम इज इनडिविजिबल। अब वर्ड एटम जो है, इसको देखें कि ये कहां से ड्राइव हुआ। तो ये वर्ड एटम जो है, एक्चुअली हम अगर इसको शुरुआत से लें तो पहले लियोकीफोस ने या फिर किसने, डेमोक्राइटस ने वर्ड इस्तेमाल किया था एटमोस,
याद रखें ये यूनानी अल्फाज हैं, ये आमतौर पर वर्ड यूज़ किए जाते थे, लैटिन वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। एटमोस, फिर एटोमा, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में से ये आते रहे। उसके बाद एटोमैज वर्ड भी आमतौर पर यूज़ में रहा है। और आखिरी वर्ड जो हमें मिला कौन सा था? एटम। अब देखें ये सारे के सारे वर्ड कंसेप्ट क्या देते हैं? एक ही कंसेप्ट है, एक ही मतलब देते हैं, इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। ऐसा ज़र्रा जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये बेटा इसका मतलब है एटम का। और यहां से एटम की शुरुआत होती है। तो अब हम लेंगे इसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, एटम वर्ड कहाँ से आया, किसने फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट पेश किया। अब हम शुरू करते हैं कहाँ से? अब आप शुरू करेंगे फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस में पैसेज ऑफ करंट थ्रू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में से करंट पास किया जाए तब क्या होता है, तब मतलब हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम देखते हैं। अब आपको पहले बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन सी कंडीशंस को जहन में रखा जाए। तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या प्रोसेस होता है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं? थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद रखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में करता है और दूसरा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पूरे डिटेल में जाएंगे। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन बताई है उसको फॉलो करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। देखें ये एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, वाटर सॉल्यूशन बनाया है। किसका? किसी भी सॉल्ट का, एसिड का, बेस का। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से मुराद ये होती है कि आप वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर आप क्या करें, ऐसा केमिकल कंपाउंड डालें जो केटाइन और एनाइन में चेंज हो जाए। जैसे हमने देखा, हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली, तो यहाँ पर हमने जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर डिसॉल्व किया है, NaCl सॉल्यूशन आपने यहाँ बनाया है इसका, ये NaCl क्या है, ये समझ लें ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करें और वो आइंस में टूट जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब आपने एसिड को हल किया, बेस को हल किया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आइंस प्रोड्यूस कर दिए, केटाइन और एनाइन। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, नेक्स्ट में दो मेटालिक प्लेट्स उठाएं या मेटालिक कंडक्टर्स उठाएं, कंडक्टर प्लेट्स उठाएं, इनको इस सॉल्यूशन में डिप करें। ये जो प्लेट्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, आपको पता है ये करंट का फ्लो सॉल्यूशन के अंदर लेकर आएंगे। करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स के जरिए सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगा। तो ऐसी मेटालिक प्लेट जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट हो, पास हो, सॉल्यूशन के अंदर पहुंचे और उसका फ्लो चलता रहे सॉल्यूशन के अंदर,
तो उस मेटालिक प्लेट को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। चूंकि हम यहां करंट हमें पता है दो उसके टर्मिनल्स होते हैं, दो वायर्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और दूसरा नेगेटिव, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोड्स भी दो रखनी है, एक पॉजिटिव करंट के लिए रखनी है और दूसरी नेगेटिव करंट के लिए। तो जो इलेक्ट्रोड आप पॉजिटिव करंट के लिए रखेंगे इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे एनोड। और जो इलेक्ट्रोड आप नेगेटिव करंट के लिए रखेंगे इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कैथोड। तो ये कैथोड है और ये एनोड। ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने रख दी। अब सॉल्यूशन के अंदर आयंस मौजूद हैं, लेकिन यहां से आपने बैटरी का करंट ऑन नहीं किया, हाई वोल्टेज ऑन नहीं किए, करंट अभी नहीं पहुंचा सॉल्यूशन में, फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या होगा? यहां पर ये आयंस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई अमल नहीं होगा, ठीक है। रेंडमली इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये कभी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलते रहें। अब जैसे यहां से आप करंट को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है, कैटाइन है, ये सीधा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाएगा। इसको कैथोड कहा जाता है, कैटाइंस को अट्रैक्ट करती है। इसको कैटाइन इसलिए कहते हैं कि कैथोड इनको अट्रैक्ट करता है, ये कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटाइन द आयन अट्रैक्टेड बाय कैथोड, एनाइन द आयन अट्रैक्टेड बाय एनोड। तो ये हो गए। अब जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस थे, अब ये करंट आया, यहां से भी इसके अंदर चला गया, करंट अंदर फ्लो करने लगा। करंट के आते ही ये डायरेक्शनल हो गए, सोडियम का कैटाइन कैथोड की तरफ, क्लोराइड का एनोड की तरफ चला गया। जहां कैथोड ने कैटाइन को उतने इलेक्ट्रॉन दिए, आपको पता है ना प्लस चार्ज क्यों आती है? क्योंकि वो एटम, वो आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज से आप जाहिर कर रहे हैं। और नेगेटिव आयन जाते हैं एनोड की तरफ, इनके ऊपर माइनस चार्ज है, एक्सिस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करती है। तो ये इसने जितने एक्स्ट्रा गेन किए उतनी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनोड को वापस करेगा जितने इसने यहां पर इसके अंदर एक्स्ट्रा थे, और ये उतने कैथोड से गेन करेगा जितने इसमें कमी थी। क्या थी? कमी थी, डेफिशिएंसी थी। याद रहेगा आपको। तो अब देखें, डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूं, आप देखते जाएं कि ये रिएक्शन कैसे चलेगा। देखें, सोडियम कैथोड के पास गया, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन कैथोड ने एक आयन को दिया। फॉर द बैलेंस ऑफ इक्वेशन, यहां हम दो आयन उठा रहे हैं, एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए। इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोडियम किस में चला गया? न्यूट्रल एटम में। किस में चला गया? न्यूट्रल एटम में। क्लोराइड के नेगेटिव आयंस थे। किसके आयंस थे? नेगेटिव आयंस थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने किसको वापस कर दिए? एनोड को। यहां एनोड ने गेन किए, यहां से लॉस हो गया इनका, यहां कैथोड ने दे दिए, यहां गेन हो गया। तो देखें, लॉस और गेन क्या हो गया? बराबर। फिर ये एटम क्या हो जाएंगे? कुछ लूज करके न्यूट्रल हो जाते हैं और कुछ गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उस वक्त तक करंट का फ्लो सॉल्यूशन के अंदर चलता रहेगा जब तक कि ये आयन सारे के सारे लॉस या गेन करने के बाद क्या हो जाएं? न्यूट्रल हो जाएं। क्या हो जाएं? न्यूट्रल हो जाएं। तो इस प्रोसेस को आप जनरली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है मेनली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, आयनिक सॉल्यूशन में से करंट पास किया, आयंस पहुंचे। कहां पहुंचे आयंस? इलेक्ट्रोड्स के पास, जहां उन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो उसके बाद वो न्यूट्रल हो गए और उसके बाद करंट का फ्लो सॉल्यूशन में बंद हो जाएगा, अब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल। ठीक है, अब आते हैं यहीं से हम इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी उठाएंगे, यहीं से हम इलेक्ट्रोलाइसिस का
बेसिक प्रिंसिपल भी उठाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा। चलें, अब आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से उसको फैराडे को क्या मिला, क्या उसने मालूम किया, और उसने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ जो कंक्लूजन बताया था वो क्या था। ये अगरचे बाकी साइंसदानों ने भी किया था, आप यहां पर सिर्फ इसका नाम नहीं लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे ने नहीं किया था, डेवी ने किया था। फैराडे ने उसको एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया था काम को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या कंसेप्ट मिला, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आयंस थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए और फिर वो क्या हो गए, न्यूट्रल पार्टिकल्स में चेंज हो गए। फैराडे ने यही कंसेप्ट दिया कि जब भी करंट पास होता है सॉल्यूशन में से, तो ये आयंस के चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये न्यूट्रल क्यों होते हैं। उसने कहा उनके अंदर या तो चार्जेस ऐड होती हैं या तो चार्जेस उनमें से खारिज होती हैं, और ये जो ऐड होती हैं या खारिज होती हैं चार्जेस, ये ऐसे नहीं कोई तस्वुराती हैं, कोई इमेजिनरी हैं। उसने कहा ये पार्टिकल्स की शक्ल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उनके ऊपर, और वो इनके अंदर ऐड होते हैं। मतलब ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो जब चार्ज पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रल बने तो इनके अंदर और पार्टिकल्स ऐड हुए हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल ऐड हुए जिसके बाद ये न्यूट्रल हुए हैं, या फिर इन्होंने खुद छोटे पार्टिकल्स खारिज किए जिसके बाद ये क्या हुए हैं, न्यूट्रल हुए। यहां से आपको कंसेप्ट ये मिला कि एटम जो है इट इज नॉट एन इंडिविजिबल पार्टिकल। आप ये नहीं कहेंगे कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से इनका न्यूट्रल होना ये इस बात को जाहिर करता है, चार्जेस पहले थी अब चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। उस वक्त थोड़ा सा फैराडे ने ये कंसेप्ट दे दिया कि चार्जेस ऐड भी होती हैं एटमों के अंदर और चार्जेस रिमूव भी होती हैं, उनमें से आमतौर पर लॉस भी होता है चार्जेस का। तो ये जो चार्जेस लॉस होता है इनका या गेन होता है ये पार्टिकल्स की शक्ल में होता है, जिससे थोड़ा सा क्लू मिल गई। उसने थोड़ा कंसेप्ट दे दिया कि ये अब कंसेप्ट ख़त्म होने लगा, हम ये कहें कि भाई एटम इंडिविजिबल हैं। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को वाज़े करता है, इस चीज़ को वाज़े करता है, क्लू देता है, हमें हिंट देता है कि ये जो एटम्स हैं ये डिविजिबल हैं। इनमें से चार्जेस ऐड भी होती हैं, इनमें से चार्जेस खारिज भी होती हैं पार्टिकल्स की शक्ल में। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मालूम हुआ? आपको ये बात कंफर्म मालूम हो गई, क्लू मिल गई कि एटम डिविजिबल नहीं, मतलब है इंडिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं, हम इसी में पहले इसको डिफाइन करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट, फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक, मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट। यहां पर आप फैराडे के इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट को एक ही मतलब स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू सॉल्यूशंस में से करंट का पास होने का अमल, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट का पास होने का अमल, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन मतलब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन, जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इज
passed is passed through solution of ions, आयोनिक सॉल्यूशन लिख लो, आयंस आयोनिक सॉल्यूशन में से पास किया, एंड दोज आयंस ऑफ ए सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, दोज आयंस मतलब सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, आयंस ऑफ सॉल्यूशन ऑन passage of electrical current move towards their respective electrodes, और ये आयंस अपने मुकर्ररा इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करें, मूव करें। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वेयर के जहां पर दे में गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सी डेफिनेशन। यानी जब हम इलेक्ट्रिकल करंट को पास करें सॉल्यूशन ऑफ आयंस में से, और वो सॉल्यूशन ऑफ आयंस जो है करंट पास होने पर वो आयंस मूव करें इलेक्ट्रोड्स की तरफ, यानी कैथोड और एनोड की तरफ, जहां वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, या गेन करें या फिर क्या करें, लूज करें, तो फिर इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहेंगे आप इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इस तरीके से होता है, करंट का फ्लो इस तरीके से चलता है। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब आते हैं हम इस कंसेप्ट से, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट से हमें, या फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें कौन सा मेन पॉइंट क्लियर हुआ, कौन सी बात क्लियर हो गई, कौन सा कंसेप्ट मिला। यानी आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे, यानी अगर आप फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लेंगे तब अकॉर्डिंग टू फैराडे एन एटम, एक एटम जो है इज नॉट एन इनडिविजिबल पार्टिकल। ये नहीं कह सकते आप कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम फैराडे के नजदीक क्या है, ये डिविजिबल पार्टिकल है। क्या है, ये डिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, आ रहा है समझ में, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, यानी फैराडे के मुताबिक एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि क्या है, डिविजिबल है। कैसे, अभी आपको बताया कि उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती हैं, या उसमें ऐड होती हैं या इमिट होती हैं। अब आगे इसी को हम आगे लेके बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, यानी फैराडे के कंसेप्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेन, जब आप क्या करते हैं, 96,490 कूलम्स जो है चार्ज का जो होता है, क्या होता है, चार्ज का आप पास करेंगे करंट, तो फिर आपको पता है क्या होगा, यानी यहां पर हम कूलम्स में करंट पास करते हैं। कितना कूलम्स में, मतलब चार्ज कितनी हो, 96,490
96,490 आप कूलम्स क्या करें, करंट पास करें, सॉरी चार्जेस फ्लो करें, कूलम्स चार्ज, ये जो चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रोड में इतनी चार्ज होगी, इतने चार्जेस होंगी, क्या होगा, चार्ज कैन डिपॉजिट। अब ये क्या करेगा, ये आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, ये चार्जेस होंगे ना इलेक्ट्रोड के अंदर, कैन डिपॉजिट दी 1 मोल। ये देखो ये जो है ना 96,490, ये 1 फैराड, ये चार्जेस, फैराड भी चार्जेस का यूनिट है, ठीक है। 1 फैराड चार्ज पास करो इलेक्ट्रोलाइसिस में, चार्ज पहुंचे इलेक्ट्रोड्स पर, या इतने कूलम्स हो या इतना 1 फैराड कह लो, ये आपने पहुंचाया किसमें, इलेक्ट्रोड्स में। अब ये क्या करेंगी, कैन डिपॉजिट दी, क्या डिपॉजिट करेंगे, दी 1 मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और आयन। 1 मोल आयंस का डिपॉजिट होगा कैथोड पर या एनोड पर डिपॉजिट होगा, तो कितना 1 मोल डिपॉजिट होगा। चार्जेस, ताकत, अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी चाहिए, 96,490। 1 फेराड आपको चार्ज चाहिए, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, कैथोड पर 1 मोल अट्रैक्ट करने के लिए, कैथोड को 1 मोल आयोनिक आयंस कैटाइन का के अट्रैक्ट करने हैं, एनाइंस के अट्रैक्ट करने हैं, 1 मोल पूरा आयंस का अट्रैक्ट करना है, डिपॉजिट होना है। वो डिपॉजिट होंगे, फिर आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, लॉस भी होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां वो न्यूट्रल हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद वहां डिपॉजिट होते हैं। अभी आपने पढ़ा कैथोड पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज करता है, फिर वहां कैथोड पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं आयन, और एनाइन भी डिपॉजिट होते हैं। ये मैं आपको बताता हूं कैसे, किस तरह होते हैं, पर कितनी अमाउंट है, 1 फैराड। अब देखते हैं ये कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर होता है। काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1 फैराड आपने चार्जेस प्रोवाइड की। देखो मैं पूरा सेल नहीं बना रहा, मैं सिंपली यहां पर क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रोड बनाता हूं, कोई भी कैथोड या एनोड। फर्ज करो हमने एनोड बना दिया। अब क्लोराइड के आयंस हैं, पर यहां क्लोराइड के कितने आयंस आएंगे जब आप इस पर चार्ज, इसकी चार्जेस कितनी है, इसके अंदर कितना आप करंट चार्जेस का यहां भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं 96,490 कूलम्स, कितना, इतनी चार्ज कूलम्स की आप भेज रहे हैं, ठीक है। या इसको आप यूं कह लें, आप कितना, आप चार्जेस की इकाई भेज रहे हैं, आप 1 फैराड चार्जेस आप भेज रहे हैं यहां पर हम। तो यहां डिपॉजिट, ये न्यूट्रल, मतलब ये गेन करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन देंगे एनोड को, ये न्यूट्रल होंगे, पर कितने न्यूट्रल होंगे, ऑलमोस्ट 1। वैसे तो हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन अभी आपने ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में नहीं पढ़ा, आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट किसी एक, मतलब उसके आयंस के मोल के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल में आप 1 मोल आयंस के लिए यूज कर सकते हैं, उतना उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो यहां जज़ब होंगे, यानी 1 मोल केटाइन का। यानी अब 1 मोल में कितने होंगे, 1.602 10⁻23 आयंस, यानी आपने इतनी चार्ज दी, इतने कूलम्स आपने चार्ज दी, कितने आयंस यहां न्यूट्रल हुए, ये हुए 1 मोल। कितने हुए, 1 मोल। अब 1 मोल जो है आयंस का, इसके मतलब कितने उसके अंदर आयंस होंगे, चाहे केटाइन का हो एनाइन का, 1.602 10⁻23 आयंस, इतने आयंस जो हैं ये डिपॉजिट होंगे, और आपने इतना फैराड जो है वो करंट क्या करना है, पास करना है, तब डिपॉजिट होंगे।
न्यूट्रल होंगे। अब यहां से हमें यूनिट चार्ज मिल जाएगी। थोड़ा सा समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। देखें, ये फिगर आपको क्लियर हो गई कि एक इलेक्ट्रोड पर कितने आयंस पहुंचे, 1 मोल पूरा पहुंचा। उनमें से इलेक्ट्रॉन जितने एक्स्ट्रा थे या उनको देने थे या उनसे लेने थे, उनको न्यूट्रलाइज करना था, तो कितने कूलम्स की चार्ज रिक्वायर्ड होती है पर मोल? ये 96,490 होती है। इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी कहा जाता है आयंस का, या इसको 1 फेराड चार्ज भी आप मतलब इतनी कूलम्स की तादाद चार्जेस को आप 1 फेराड भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट चार्ज कितनी होगी, यानी ये तो इतनी सारी चार्जेस, इतने सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोल्स में से ऐड होंगे या लूज होंगे, उसके लिए चाहिए, इतने सारे चाहिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतनी चार्ज आपको चाहिए, लूज करने के लिए, गेन करने के लिए। अब देखते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। हम यहां सिंपल इसी मतलब रिलेशन को यूज करेंगे। हमें पता है एस जैसा कि 1 मोल, कितने मोल्स हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स का है उसके लिए ये कह रहा है कि आर रिक्वायर्ड, यानी इनको रिमूव करना है, इनको ऐड करना है। कितनी चार्ज चाहिए? रिक्वायर्ड 96,490 कूलम्स। इतनी चार्ज चाहिए आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स को मतलब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। इतनी चार्जेस होती हैं इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए, 1 मोल के लिए इतनी होती हैं। तो अब हमें चाहिए यूनिट चार्ज। अब यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, यूनिट चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर एक चार्ज है तो उसकी क्या वैल्यू है, वो कितने कूलम्स के बराबर होगी? तो आप देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितनी चार्जेस हैं? इतनी सारी चार्जेस हैं। या पजेस लिख दो रिक्वायर्ड के बजाय तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं ये हटा देता हूं। दे पजेस इट कूलम्स चार्ज। 1 मोल के लिए इतनी चार्ज आपको चाहिए। तो अब यूनिट चार्ज फॉर एन इलेक्ट्रॉन, या यूं लिख लो कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितनी होगी? तो आपको पता है कि 96,490 ये चार्ज है। अब हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कितने होंगे? 6.02 10⁻23 इतना होगा ना। ये 1 मोल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। इतनी हमें चाहिए। तो अब आपने इसको क्या किया? डिवाइड किया। आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये आपको मिलेगा 1.602 10⁻⁻19। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻19। आप चाहें तो 96 के बाद यहां डॉट लगा दें। 96 के बाद किसके बाद आप लगा दें, या 9 के बाद आप डॉट लगा दें, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसको यूं भी लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में, आप कहेंगे -19 कैसे आया? 9.6490 10⁻4 अपॉन में कितना है? ये था 6.02 10⁻23। ये ऊपर ले जाओ, 4 माइनस के हैं तो ये -19 आपको मिल जाएगा। ये प्लस के खत्म, बाकी इसको डिवाइड करोगे तो 1.602 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखें कितना आसान हो गया। अब इस चार्ज को, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ रही है, इसको आप क्या कह रहे हैं? यूनिट चार्ज। कोई आपसे कहे यूनिट चार्ज कैसे निकालें? आप कहेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का है, 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी चार्जेस कितनी? उनकी इतनी चार्जेस हैं उनके ऊपर। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज के लिए कितना चाहिए?
इसको हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे सारे इतने इलेक्ट्रॉनों में, डिवाइड इस तरफ चला है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये बचेगा 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स हमारे पास बचेगी। तो बच्चों ये था सिंपल सा तरीका कि फैराडे ने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज है, जो उनको ताकत चाहिए, जो फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रिपेल करने के लिए, वो 96,490 है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए, डिवाइड किया, वो 1 मोल था, ये पूरा 1 हो गया। तो इसके बाद इसी चीज को हम यहां पर अब कंफर्म कर रहे हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि लेटर ऑन स्टोनी, ये जो हमने अभी रेशो निकाला ना, इसी को स्टोनी कंफर्म्ड, उसने कंफर्म किया, क्या कंफर्म्ड, दैट के दी यूनिट चार्ज यानी एक चार्ज की जो ताकत है कितनी थी, 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। ये जो चार्ज है, ये जो ताकत है चार्ज की, किस में है, यूनिट चार्ज पजेस्ड, ये कौन से पार्टिकल के अंदर होती है, ये कह रहा है कि ये चार्ज होती है पजेस्ड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी चार्जेस होती हैं, ठीक। ही नेम्ड, फिर इसी वजह से नेम्ड एन इलेक्ट्रॉन एज यूनिट चार्ज। इसने फिर इसको क्या नाम दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहा कि कम से कम चार्ज की मिकदार इतनी है, और ये किसके अंदर होती है, ये इलेक्ट्रॉन इससे कम नहीं हो सकती एक पार्टिकल के अंदर, और वो पार्टिकल कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये चार्ज की इकाई है, चार्ज की कम से कम ये चार्ज का हिस्सा है, ये चार्ज की मिकदार है। ठीक है बच्चों, कंफर्म हो गया। चलें अब, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट में, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में बुनियादी बात कौन सी कंफर्म की कि फैराडे के नज़दीक एक एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है, डिवाइड होगा, उसमें से चार्जेस पैदा होती हैं, खारिज भी होती हैं, उसमें ऐड भी होती हैं किसी भी एटम में। फैराडे के नज़दीक कंसेप्ट ये। अब अहम पॉइंट्स आप नोट कर लें फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट के, अहम बातें। पहला पॉइंट तो यही है इलेक्ट्रोलाइसिस का कि जब आप करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, जहाँ वो इलेक्ट्रॉनों को या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेते हैं तो इसमें कम से कम अमाउंट कितनी होती है यानी इनका इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कैसे होता है, ये होता है चार्ज की ताकत से जो करंट की शक्ल में पहुंचती है इलेक्ट्रोड्स के अंदर। अब कितनी चार्जेस एक इलेक्ट्रोड के अंदर पहुंचे और वो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के लिए या लूज करने के लिए चाहिए, तो ये ताकत, ये फोर्स जो आपको चाहिए, ये चाहिए आपको 96,490 कूलम्स में, या 1 फैराड। अगर आप चार्ज की ताकत इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 मोल किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो इतनी चार्जेस की ताकत हमें चाहिए, या इतनी ताकत एक इलेक्ट्रॉनों के 1 मोल के अंदर होती है कूलम्स की। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर देखना है कितनी ताकत है जो इनको धकेल रही है किसी आयन में ऐड करने के लिए या किसी आयन में से रिमूव होते वक्त। तो ये कितनी है, ये है 1.60। ये रेशो किसने निकाला था, फैराडे ने भी निकाला था, स्टोनी ने बाद में कंफर्म किया था इसको। स्टोनी ने यही कैलकुलेशन वैलिड करार दी थी, उसने दोबारा की थी, डेमोस्ट्रेट भी की थी।
जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यूनिट चार्ज यानी कम से कम चार्ज का हिस्सा जो हो सकता है किसी पार्टिकल के अंदर, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते, चार्जेस को इससे मज़ीद आधा नहीं कर सकते। ये इतनी ही अमाउंट में एक इलेक्ट्रॉन में स्टोर्ड होती है और इससे कम यूनिट इसका हम नहीं लेते हैं। तो यूनिट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की है और ये स्टोनी ने कंफर्म किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो वो डेवी ने भी किया था। डेवी का नाम भी आप बुक में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो पूरे हमारे इस टॉपिक का हासिल रिजल्ट क्या है? फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, क्या गाइड करता है? वेरी सिंपल, ये हमें कंफर्म देता है, कंफर्मेशन देता है इस चीज़ की कि एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। तो ये था आज आपका लेक्चर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।